जय हिंद बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के 20 प्रश्नों के साथ। 20 प्रश्न हल करने वाले हैं हम, और ये जो प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण है आपके, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट का जो एग्जाम होने वाला है, ये इन परीक्षाओं में जो है एक तरह से ये सारे आपको पीवाईक्यू की तरह से मिलेंगे। यानी कि ये प्रश्न जो है 20 प्रश्न पूछे जा चुके हैं गत परीक्षाओं में। पहला प्रश्न है हमारा, सभी भाषाओं की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो सभी भाषाओं की आदि जननी कौन सी, ऑप्शंस देखेंगे तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो सभी भाषाओं की आदि जननी पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा संस्कृत। पाली, मध्यकालीन, पाली और प्राकृत जो होती है मध्यकालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है ये। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, किस तिथि को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर तो लगभग सभी लोगों को आ रहा होगा। ऑप्शन देखेंगे, पहला है 14 सितंबर, दूसरा है 14 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, और चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आधुनिक काल का समय क्या है। तो देखेंगे प्रश्न, आप ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 1850 ईस्वी से, दूसरा ऑप्शन है 1700 ईस्वी से, और तीसरा ऑप्शन है 1750 ईस्वी से, और चौथा ऑप्शन है 1920 ईस्वी से। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। 1850 ईस्वी के बाद आधुनिक काल, या फिर इसे हम गद्य काल कहते हैं, गद्य काल। और इसमें सबसे प्रमुख रोल अगर किसी का था तो वो हरिश्चंद्र का था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल था इसमें, आधुनिक काल में, यानी कि गद्य साहित्य में हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान था। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ था, या फिर अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, या फिर अमीर खुसरो की पुस्तकों में मिलता है, या फिर जय भट्ट के शिलालेख में। तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। और देवनागरी जो लिपि है वह किसकी लिपि है? तो वह हिंदी की है, संस्कृत की है, मराठी की है, नेपाली की है। इतनी सारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? तो गुरुमुखी। और अंग्रेजी का अगर पूछ लिया जाए तो अंग्रेजी का हो जाएगा रोमन लिपि। आगे देखेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो अभी हमने देखा कि हिंदी लिपि जो है किस भाषा में, तो हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है रोमन लिपि और चौथा है देवनागरी। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है, पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, ऑप्शंस देखेंगे। अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो अगर हिंदी साहित्य का ज्ञान होगा थोड़ा बहुत आपको, तो आप अच्छी तरह से इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे कि जो पंजाबी है यह जो है प्राचीन भाषा नहीं है। सबसे प्राचीन भाषा जो है सारी भाषाओं की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत के बाद जो है पाली आई थी, संस्कृत के बाद पाली आई थी, और पाली के बाद जो है प्राकृत आई थी, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश का दौर चला था, अपभ्रंश का दौर चला था, और अपभ्रंश का जो पिछला समय था वह अवहट के रूप में प्रचलित है, और अवहट के बाद फिर जो है प्राचीन हिंदी आई थी, प्राचीन हिंदी के बाद फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। इस तरह से जो है यह सफर चला है हिंदी भाषा का। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन सी भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा अगर पूछ लिया जाए तो संस्कृत है। और ये जो मध्यकालीन अगर आर्य भाषा की बात कर लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो कि प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है। तो प्राचीन आर्य भाषा आपकी संस्कृत है, जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक जो समय था वह किसका था, वह संस्कृत का था। उसके बाद 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1 ईस्वी तक जो समय था वह समय किसका था, वह पाली का था। और 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो है किसका था, वह प्राकृत का था। और प्राकृत 500 ईसा से लेकर के 500 ईसा से लेकर के और 1000 ईसा तक, 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक जो समय था वह किसका, अपभ्रंश का था। 1000 और 500 और 900 से लेकर के 1100 अगर ईस्वी तक जो है अवहट का समय माना जाता है। और यहाँ पर जो है 1050 से लेकर के 1350 तक प्राचीन हिंदी का समय माना जाता है। 1350 से लेकर के बाद का जो समय है वह मध्यकालीन हिंदी का और आधुनिक हिंदी का, जिसमें आधुनिक हिंदी का जो समय है वह 1850 ईस्वी से माना जाता है। और जो आपका 1350 से लेकर के जो बीच वाला समय है वह मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत आता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंजाबी। और यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी थी, प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है, संस्कृत है, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन आर्य भाषा, तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है वो पाली और प्राकृत वाला समय है, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक जो है, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। तो यह जो समय है किसका है, मध्यकालीन आर्य भाषा का है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आधुनिक आर्य भाषा का समय, तो आधुनिक आर्य भाषा का जो समय है वह 1000 के बाद का जो समय है वह आधुनिक आर्य भाषा का समय है। इतनी सारी चीजें हमने सीख लिया। संस्कृत के बाद पाली आई थी, पाली के बाद प्राकृत आई थी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आए थे, अपभ्रंश का जो पिछला समय था वह अवहट वाला समय था, और उसके बाद जो है प्राचीन हिंदी आई थी।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये तीनों है। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है संयुक्त काल, यह जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आदिकाल, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन समय है, आदिकाल, जिसे हम उद्भव काल भी कहते हैं, उद्भव काल, जिसके हम उद्भव काल कहते हैं। आदिकाल के बाद जो है मध्यकाल आता है, मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय होता है, यह दो टाइम में बांट दिया जाता है। एक तो होता है भक्ति काल, भक्ति काल जिसे हम पूर्व पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। और दूसरा जो इसका समय होता है वह होता है रीतिकाल, रीतिकाल, जिसे हम श्रृंगार 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 काल भी कहते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, या पहले पूछा भी जा चुका है और आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। और यह भक्ति काल, ये जो मध्यकाल का जो है उत्तर मध्यकाल होगा, उत्तर मध्यकाल का जो ये समय है। आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल के बाद जो है आपका आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। और आधुनिक काल का जो समय होता है वह 1850 से शुरू होता है, और जो आदिकाल का जो समय होता है वह 1050 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और 1350 से लेकर के यहाँ जो ये बीच का जो समय है, 1350 से लेकर के 1850 का जो समय है, यह मध्यकाल का समय होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये 1350 तक होता है, 1350 तक, और उसके बाद का जो समय होता है वो मध्यकाल में आता है। और ये जो दो काल हैं, इनके जो बीच की जो कड़ी है, जो समय होता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त काल। तो ऑप्शन आपका जो है चौथा सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये बहुत पुराना है, जो है प्रामाणिक ये महाकाव्य है। और यह किसके द्वारा रचित है? तो ये चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की थी। और पृथ्वीराज चौहान के प्रशंसा में इन्होंने लिखा था। जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, और उनकी प्रशंसा में इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। अब किस काल में लिखी गई? तो पहला देखेंगे आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। तो आदिकाल की रचना है, ये प्राचीन ग्रंथ है, महाकाव्य है, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। और भी इसकी बातें कुछ हम जान लेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह कवि चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, पृथ्वीराज रासो के कवि का नाम पूछ लिया जाए, फिर जो है पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन है ये पूछ लिया जाए, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो यह आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग कितने हैं, तो ध्यान देंगे 69 सर्ग हैं या अध्याय हैं, जिन्हें समय कहा जाता है। टीजीटी पीजीटी में यह प्रश्न दिखाई पड़ सकता है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं, ये ध्यान देंगे। इसमें छंद कितने हैं? तो 10,000 से अधिक हैं। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि हैं चंद्रबरदाई, उनके मित्र भी थे और राजकवि भी थे। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो में 69 यानी कि 69 सर्ग या अध्याय लिखा, जिसे समय कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन कौन से काल के संत कवि हैं?
अब यहाँ किसको किसको पूछ लिया गया, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो काफी आसान है ये प्रश्न। पहला ऑप्शन आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो आंसर आपको आ चुका होगा, आपने समझ लिया होगा, भक्ति काल के हैं ये। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जो है यह संत कवि किसके थे, आदिकाल के, भक्ति काल के थे, सॉरी। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा गया है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जो समय था वह मध्यकालीन आर्य भाषा का समय था, और वो समय जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक चलता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। अब इसमें से एक कवि है जो भक्तकालीन कवि नहीं है, उन्हें हमें छांटना है, अलग करना है। पहला ऑप्शन है देखेंगे सूरदास, दूसरा है कबीरदास और तीसरा है तुलसीदास और चौथा है घनानंद। तो भक्तिकालीन कौन से नहीं हैं, तो ये तीनों भक्तिकालीन हैं, लेकिन जो घनानंद हैं यह जो है किसके हैं, रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, इसको श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। और यह समय किसके अंतर्गत आता है, यह उत्तर मध्य काल के अंतर्गत आता है, उत्तर मध्य काल के अंतर्गत आता है रीति, हाँ सॉरी, अगर पूर्व मध्यकाल की बात किया जाए तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल आएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। तो ये जितने भी हिंदी साहित्यकार हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़े बड़े ग्रंथ और बहुत बहुत इन्होंने इस पे काम किया हिंदी साहित्य पे, और हिंदी साहित्य में बहुत इनका प्रमुख योगदान रहा है। और इस किस प्रदेश से हैं, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा। पहला ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है राजस्थान और चौथा है बिहार। तो अंदाजा आपने लगा लिया होगा, उत्तर प्रदेश से हैं। कौन कौन से, कबीरदास उत्तर प्रदेश से थे, सूरदास भी उत्तर प्रदेश से, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे, प्रेमचंद थे, हरिवंश राय बच्चन भी थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी यहीं से थे। तो आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक हैं। तो काफी प्रचलित ग्रंथ है ये, बहुत प्रचलित काव्य है ये, और ये किसका है, निराला का है, महादेवी वर्मा का है, या सुमित्रा नंदन पंत का है, या फिर हरिवंश राय बच्चन का है। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निराला सरोज स्मृति की रचना है जिसको इन्होंने अल्पायु में उनकी बिटिया का मृत्यु हो गई थी, तो उसकी याद में इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। जूही की कली इनकी रचना है, जूही की कली, जूही की कली, राम शक्ति की पूजा, राम शक्ति की पूजा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का निर्जा, निर्जा, यामा, निर्जा, यामा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और हरिवंश राय का मधुशाला आदि रचनाएं हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से एक उपन्यास है। तो इसमें से एक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, धिक्कार या फिर निर्मला। तो पंच परमेश्वर, धिक्कार और बड़े घर की बेटी, ये जो है कहानी है, कहानियां हैं ये, और ये किसका है, प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद की कहानियां हैं। और इन्हीं का रचित क्या है, निर्मला जो है उपन्यास, जो कि बेमेल विवाह
में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर जो है निर्मला उपन्यास लिखा गया है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई ऐसी कहानी कहिए जिससे हिंदवी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले। तो किसका है देखेंगे। पहला देखेंगे ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, नहीं है। मुंशी अल्लाह खां, ये भी नहीं है। राजा शिव प्रसाद सितारे, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मुंशी सदा शुक्लाल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कवि वचन सुधा किसकी है? तो ये प्रेमचंद की है, सॉरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सरस्वती, दूसरा ऑप्शन सरस्वती है, तीसरा है कल्पना और चौथा है ज्ञानोदय। तो सरस्वती ही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि समय कम है तो सबके बारे में बताना मुश्किल हो रहा है। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अन्य नाम है। तो रीतिकाल का अन्य क्या नाम है? तो संयुक्त काल होगा, स्वर्ण काल होगा, उद्भव काल होगा, श्रृंगार काल होगा। तो ऑप्शन आपको चौथा सही हो जाएगा, मैंने पहले इस पे चर्चा कर लिया है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना निबंध विधा की रचना है? तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सी निबंध विधा के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माल फिर भी। तो आपका जो है चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ, रामचंद्र शुक्ल का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। और ये जो है नीड़ का निर्माण फिर ये जो है बच्चन जी का है। इस प्रश्न का आंसर चिंतामणि हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे परीक्षा गुरु, दूसरा आनंद मठ और तीसरा है कमल और चौथा है तितली। तो ये जो आपका ऑप्शन जो पहला है यही जो है सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कायाकल्प के रचयिता कौन है? तो कायाकल्प के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है, रहीम दास है या फिर मुंशी प्रेमचंद है। तो कायाकल्प जो है यह उपन्यास है और यह जो है मोहन राकेश द्वारा रचित है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अंधेरे बंद कमरे 1971, अंतराल 1972, आने वाला कल 1968 और कांपता हुआ दरिया पूर्ण नीली रोशनी की बाहें। तो ये जो है इनके उपन्यास है, मोहन राकेश के द्वारा रचित है। आगे हम बढ़ेंगे, इनके द्वारा रचित जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक बहुत पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, आधे अधूरे ये नाटक है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इस पे ध्यान देंगे आप। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ये इस प्रश्न में हमने पहले भी चर्चा किया था। तो ऑप्शन देखेंगे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा मदन मोहन मालवीय और चौथा राम मोहन राय। तो इससे पहले अगर आपने प्रश्नोत्तरी देखी होगी हिंदी साहित्य की या यूपी पेट स्पेशल की, तो वहां पर इस प्रश्न पे मैंने चर्चा किया था। राजा